आज हम कक्षा 9 की संचयन बुक का स्मृति पाठ पढ़ेंगे। स्मृति का अर्थ होता है यादें, पुरानी यादें। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर और जनवरी का पहला महीना प्रारंभ हो गया था। चिल्ला मतलब तो बहुत तेज जाड़ा पड़ रहा था, यानी ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत का अर्थ होता सर्दी की भयंकरता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने कई फ्रेंडों के साथ में झरबेरी, एक बेर का जो पेड़ होता है, वहाँ से बेर तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने मुझे ज़ोर से पुकारा और कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, शीघ्र ही घर लौट आओ, जल्दी ही घर लौट आओ। मैं आदमी के साथ चलने लगा। साथ में मेरा छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था, सहमा हुआ डरा हुआ। समझ में नहीं आता था कि कौन सा मेरा कसूर बन पड़ा है कि डरते डरते घर में घुसा। आशंका का अर्थ होता है डर यह था कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना होगी, मतलब बेर खाने के अपराध में तो मुझे भाई के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते देख पाया तो अब पिटने का डर थोड़ा सा दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर के डाक खाने में डाल आओ। तेज़ी से जाना, और जिससे शाम की डाक से ये चिट्ठियाँ निकल जाएं। ये बहुत ज़रूरी हैं। पहले समय में चिट्ठियाँ डाक से जाया करती थीं। जाड़े के दिन थे, यानी कि सर्दियों के दिन थे। तिस पर, यानी कि उस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा का अर्थ होता है हड्डियों के भीतर जो मुलायम मांस भरा हुआ होता है। हड्डियों को अंदर तक ठिठुरा रही थी, अंदर तक ठंड पहुंच रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने यानी खाने के लिए, भुनवाने के लिए थोड़े चने, भुने हुए चने थोड़े से एक धोती में बांधकर दे दिए। हम दोनों भाई अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस समय उम्र में राइफ़ल से भी नहीं होता। राइफ़ल मतलब बंदूक से भी नहीं होता। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाला आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष, यानी हर वर्ष, उसके आम झूरे जाते थे, आम तोड़े जाते थे। इसी कारण वह मूक डंडा, वह बिना आवाज़ का डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। सजीव सा प्रतीत यानी जिसमें आवाज़ हो। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़े। प्रसन्न वदन का अर्थ होता है प्रसन्नता का चेहरा लिए हुए। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़े। अब चिट्ठियों को मैंने अपनी टोपी में रख लिया, क्योंकि मेरे कुर्ते में जेबें ना थीं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। लेखक कह रहे हैं कि जो कुआं था वो कच्चा था। कच्चा मतलब जिस पे चारों तरफ सीमेंट का घोल ना लगा हुआ हो, और 24 हाथ गहरा यानी काफ़ी गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी पूरी टोली बानर टोली थी। बानर टोली यानी बंदरों की टोली थी। एक दिन हम स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने मतलब उछल कर देखने की सूझी। सबसे पहले उछकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसने सुनने के बाद उसकी बोली की प्रतिध्वनि का अर्थ होता है वही शब्द जिसको दोबारा से रिपीट होकर हमारे पास दोबारा आए। गूंज को सुनने की इच्छा हुई, पर कुएं में जो ही ढेला फेंका त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार यानी सांप की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले तो फुसकार से ऐसे चकित हो गए, ऐसे चौंक गए, जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह, किलोले करता हुआ कीड़ा करता हुआ यानी खेलता हुआ कोई मृग समूह, यानी कोई हिरणों का समूह
अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। जैसे हिरण का कोई समूह अगर कुत्ता भौंक रहा हो तो वहाँ पर वो चौंक जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी सांप की फुसकार सुनकर चौंक गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाने लगे। कह कहे मतलब हंसने लगे। क्रोधपूर्ण सांप जो था वो बहुत गुस्से में फुसकार मार रहा था और हम सब उस बात पर हंसने लगे, बच्चे थे इसलिए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय मतलब अधिकतर प्रतिदिन ही कुएं में ढेले यानी मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह मेरी रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बहुत बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति मतलब आदत फिर से जागृत हो गई, फिर से जाग उठी। मैं कुएं की ओर बढ़ा। मेरा छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है, यानी कि हिरण के बच्चे के पीछे उसका छोटा छोटा हिरण का बच्चा हो लेता है। कुएं से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण यानी याद में रही नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में जा पड़ी। अकस्मात अचानक ही जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता, उसी प्रकार मेरी चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई, लेखक कहते हैं यहाँ पर। उनके गिरते ही मैंने उसको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। मैंने उन चिट्ठियों को पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुँच से बहुत बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट यानी किनारे पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाणे मारकर रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर रो रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है। जैसे पतीली में कोई पानी रखा और उसमें उफान यानी उबाल आ रहा हो तो वो ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। ठीक वैसे ही निराशा, पिटने के भय और उद्वेग मतलब बेचैनी और घबराहट से रोने का उफान आ रहा था, बार बार मेरे आँखों में आ रहा था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। कपोलों अर्थात गालों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना भी नहीं जानते थे। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह पिटाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय जो हमारे ऊपर भय हावी हो रहा था, और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था यानी रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। बुढ़ापा यानी रात होती जा रही थी, दिन का बुढ़ापा आ रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी मतलब 2 धारों वाली। पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी यानी जिसकी 2 धार होती है, ऐसी तलवार हमारे कलेजे पर फिर रही थी।